बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 17 में डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक और टाइप इफ़ एल्स इफ़ की बात करेंगे। हमने डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी टाइप्स हमने पढ़ी थी। आज हम इसमें मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जो डिसीजन कंस्ट्रक्ट में हमने जो टाइप पढ़ी थी वो हमने इफ़ के बारे में बात की थी। ये हमारे पास बेसिकली डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इस डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम किसी भी कंडीशन को डिसीजन की मदद से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो पहला इफ़ स्टेटमेंट थी, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर थी, इसे हम सिंपल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये सबसे पहला और सिंपल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ स्टेटमेंट्स उस वक्त एग्जीक्यूट होती हैं जब हमारे पास स्टेटमेंट्स दुरुस्त हो जाती हैं। यानी अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन दुरुस्त हो जाए, उस सूरत में हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ऐसी सूरत में कुछ भी नहीं होता। यानी ऐसी सूरत में हमारे पास कुछ भी आपके पास नहीं होगा, बल्कि आपका प्रोग्राम वहाँ से एग्ज़िट हो जाता है। तो अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स में हमारे पास सिंपल इफ़ लिखा जाता है, इफ़ के बाद कंडीशन लिखी जाती है और कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट आपके पास आ जाती है। अगर कंडीशन दुरुस्त हो जाए उस सूरत में हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम वहाँ से एग्ज़िट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक कंडीशन रखते हैं कि अगर हमारे पास मार्क्स 40 से ज़्यादा हों तो स्टूडेंट पास है वरना फेल। तो अगर हम इसको सिंपल इफ़ स्ट्रक्चर के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे, सिर्फ वो बच्चे जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं, सिर्फ उसकी सूरत में ही हमारे पास ये जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होगी। और अगर हमारे पास मार्क्स 40 से कम हो जाएं तो ऐसी सूरत में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास सबसे पहली टाइप थी इफ़ स्ट्रक्चर की, जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी। इसके बाद इफ़ के बाद जो इसकी दूसरी टाइप आ जाती है वो हमारे पास है इफ़ एल्स। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। इसको हम ये हमारे पास डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की दूसरी टाइप भी है। जो पहली टाइप है वो सिंपल इफ़ है और जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास इफ़ एल्स है। इसका एक और नाम भी है, इसे हम इफ़ एल्स भी कहते हैं, या आप इसे इफ़ विद टू अल्टरनेट्स भी कह सकते हैं। इस इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में एग्जीक्यूट होती है। यानी अगर कंडीशन हमारे पास दुरुस्त हो जाए तब हमारे पास कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ऐसी सूरत में भी हमारे पास जो कंडीशन है वो फिर भी एग्जीक्यूट होती है। तो इफ़ में हमारे पास फॉल्स होने की सूरत में कुछ भी नहीं होता, प्रोग्राम वहाँ से एग्ज़िट हो जाता है। और इफ़ एल्स में हमारे पास कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आम तौर पे यूज़र यही चाहता है कि अगर कंडीशन दुरुस्त है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है तो उस सूरत में भी जो भी प्रोग्राम में एरर है वो उसकी एरर की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो इफ़ एल्स में या इफ़ विद टू अल्टरनेट्स के अंदर हम कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो आपके पास इफ़ के बाद हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट्स लाई जाती हैं। कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में हमारे पास इफ़ वाला पोर्शन स्किप हो जाएगा और एल्स वाला पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एल्स में भी आप कोई ना कोई स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यही जो हमने एग्ज़ाम्पल इफ़ के लिए देखी थी, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो हम एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, कंग्रेचुलेशन यू आर पास। तो अगर यूज़र मार्क्स 40 से ज़्यादा एंटर करेगा तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी।
और अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से लेस होंगे तो उस सूरत में एल्स वाला यानी फिर आपके पास जो इफ़ वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और हमारे पास जो एल्स का पोर्शन है आपके पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है जी, आप यानी कि यू डिडंट पास द एग्ज़ाम या आप जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना चाहते हैं ट्राई अगेन, आप उसको स्टेटमेंट को दोबारा यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो टाइप्स थी। एक पहली टाइप हमारे पास इफ़, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही आपके पास कंडीशन होती है, और इफ़ एल्स जिसके अंदर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, दो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। इस इफ़ एल्स के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो कंडीशन दुरुस्त हो या हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो। दुरुस्त या आपके पास गलत होने की सूरत में ही हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। तो ये जो हमारे पास है इसीलिए हम इसे इफ़ विद टू अल्टरनेट्स कहते हैं कि इसमें हमारे पास ट्रू और फॉल्स की सूरत में दो रास्ते हमारे पास होते हैं, और इसे हम सिंपल इफ़ कहते हैं कि इसमें हमारे पास सिर्फ दुरुस्त होने की सूरत में सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़। हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हमारे पास चॉइसेस दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यानी जो हमने लास्ट टाइम इफ़ एल्स देखा था उसमें हमारे पास सिर्फ दो अल्टरनेट्स थे, ट्रू और फॉल्स होने की सूरत में। हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस में से हमने किसी एक चॉइस को सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं मार्क्स के ऊपर, 90 के ऊपर आपको अगर ए ग्रेड असाइन किया जा रहा है, 80 के ऊपर बी ग्रेड असाइन किया जा रहा है, 70 के ऊपर सी ग्रेड असाइन किया जा रहा है, 60 के ऊपर डी ग्रेड असाइन किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस एक से ज़्यादा हैं। इन सारी चॉइसेस में से कोई एक हमारे पास कंडीशन दुरुस्त हो सकती है। अब इन सारी चॉइसेस में से किसी एक कंडीशन को सिलेक्ट करने के लिए हमें मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ है, ये इफ़ स्टेटमेंट की ही एक और टाइप है, यानी ये हमारे पास इसकी तीसरी टाइप है। इट कैन बी यूज टू चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक्स मौजूद होंगे, लेकिन उन तमाम ब्लॉक्स में से हम किसी एक ब्लॉक को उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कंडीशन के ऊपर बेस करेगा, जिस ब्लॉक की भी कंडीशन हमारे पास दुरुस्त हो जाएगी हम उस ब्लॉक की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इफ़ एल्स इफ़ ऐसी सिचुएशंस के अंदर जहाँ पर हमारे पास चॉइसेस दो से ज़्यादा, जितनी भी चॉइसेस आपके पास हों लेकिन उनमें से सिर्फ किसी एक चॉइस को ही हमने सेलेक्ट करना हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ की कंडीशन चलती है। It is used when there are many options and only one block of statement should be executed on the basis of condition। यानी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन बहुत सारे ऑप्शंस में से हम किसी एक ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, और वो जो हमारे पास ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वो बेसिकली किसी कंडीशन के ऊपर होगा। यानी हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंडीशंस लगाएंगे और जिस भी ब्लॉक की कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी हम उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लेंगे, और जो बाकी सारे हमारे पास ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे वहाँ से स्किप हो जाएंगे। अब ये जो हमारे पास ब्लॉक्स की तादाद है ये आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी चॉइसेस रखना चाहते हैं, लेकिन उन तमाम चॉइसेस में से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसका हम सिंटैक्स अब देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास इफ़ के बाद आप सिंपल वही कंडीशन लिखेंगे, जो भी कंडीशन आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी जाएगी। अगर तो पहली ही आपके पास स्टेटमेंट दुरुस्त हो जाती है तो दुरुस्त होने की सूरत में ये पहली स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद प्रोग्राम आपका इन सारी स्टेटमेंट्स को छोड़ के एंड के ऊपर प्रोग्राम के एंड पे चला जाएगा, और वहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास पहली कंडीशन दुरुस्त नहीं होती, यानी इफ़ की कंडीशन हमारे पास ये सिंपल वही जो हम इफ़ कंडीशन लिखते हैं, पहली कंडीशन हमने सिंपल उसी तरह इफ़ कंडीशन की तरह ही हमने लिखनी होगी। इसके बाद जब आप दूसरी आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमने टू अल्टरनेट्स में हमने देखा था कि इफ़ के बाद हम एल्स लिखते हैं, लेकिन हमारे पास मल्टीपल इफ़ एल्स के अंदर एल्स के बाद आप दोबारा से इफ़ लिखेंगे।
और इफ़ के बाद ब्रैकेट में एक और कंडीशन यहाँ पर लिखी जाएगी। यानी ये सिंपल इफ़ की वही कंडीशन है जो दोबारा से रिपीट हो रही है, लेकिन इसके साथ एल्स का पोर्शन भी साथ में शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त हमारे पास दो चॉइसेस हैं। अगर हमारे पास कंडीशन पहली दुरुस्त हो जाती है तो इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट्स इसकी इफ़ की स्टेटमेंट कंडीशन दुरुस्त नहीं होती तो हम एल्स इफ़ की कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखी गई होंगी आप वो सारी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट उसमें आसानी से हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम तीसरी चॉइस की तरफ चलते हैं। तो तीसरी, अगर आपके पास एक और चॉइस भी मौजूद है तो आप दोबारा से एल्स लिखने के बाद इफ़ लिखेंगे, और इफ़ के बाद आप तीसरी कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके दुरुस्त होने की सूरत में जो स्टेटमेंट्स हम चलाना चाहते हैं आप वो यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे। यानी अगर हमारे पास पहली सूरत में इफ़ की कंडीशन की सूरत में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती तो एल्स इफ़ की कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर एल्स इफ़ की कंडीशन दुरुस्त हो जाती हैं तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। अगर एल्स इफ़ की सूरत में यहाँ पर कंडीशन दुरुस्त नहीं होती तो ये कंट्रोल निचले एल्स इफ़ की तरफ चला जाएगा और इसकी कंडीशन को देखा जाएगा। ये कंडीशन अगर आपके पास दुरुस्त हो जाती है तो ऐसी सूरत में इसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके बाद अगर आप एक और भी चॉइस लिखना चाहते हैं तो आपके पास जितनी भी चॉइसेस हैं आप एल्स इफ़ के साथ कंडीशन लिख के उसकी स्टेटमेंट साथ में लिख सकते हैं। जो आपके पास आखिरी चॉइस होगी, यानी अगर ये सारी स्टेटमेंट्स आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होती तो सबसे आखिर में हम एल्स लिखते हैं। उसका मतलब ये है कि ये सारी स्टेटमेंट्स जब फॉल्स हो जाएंगी तो आखिर में हमारे पास सिर्फ यही एक सूरत बाकी रह जाती है। तो ये जो हमारे पास है इसको हम सिंपल एल्स लिखेंगे और उसके बाद इसकी स्टेटमेंट्स भी लिख दी जाएंगी। तो इफ़ पहली कंडीशन अगर दुरुस्त नहीं है तो दूसरी की तरफ कंट्रोल चला जाएगा। एल्स इफ़ यहाँ पर दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन दुरुस्त नहीं है तो कंट्रोल तीसरी तरफ चला जाएगा। एल्स इफ़ के अंदर कंडीशन देखी जाएगी। अगर यहाँ पर कंडीशन फिर दुरुस्त नहीं है तो आपके पास जो आखिर में लास्ट में एल्स आपने लिखा हुआ है कंट्रोल उस एल्स की तरफ चला जाएगा और आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये हमारे पास मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ है। इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एल्स के बाद आपने इफ़ की कंडीशन लिखनी है और इफ़ के बाद आपने कंडीशंस जो है वो उसी तरह से लिखनी है जिस तरह से हम सिंपल इफ़ की कंडीशंस हम सारी लिख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ इस तरीके से हमारे पास वर्किंग करता है। इसी तरह अगर हमारे पास डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के अंदर अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम उसके लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। इसको हम उसी तरीके से लिखेंगे। इफ़ के बाद आप कंडीशन लिख सकते हैं, कंडीशन के बाद ब्रैकेट्स के अंदर ब्रेसेस के अंदर पहला ब्लॉक जो भी आप लिखना चाहते हैं आप उस ब्लॉक की स्टेटमेंट सारी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये कंडीशन दुरुस्त हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक जो है ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपके पास ये वाली कंडीशन दुरुस्त नहीं होती तो एल्स इफ़ की बाद की कंडीशंस को चेक किया जाएगा। अगर आपके पास ये एल्स इफ़ वाली की कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती आपके पास, तो आपके पास एल्स इफ़ की कंडीशन अगर आपके पास एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो फिर ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसी तरह आप बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पर एल्स इफ़ के लिख सकते हैं। यानी आपकी चॉइस पे डिपेंड करते हैं आपकी कितनी चॉइसेस हैं, 5, 6, 7 जितनी भी आपके पास चॉइसेस हैं आप उतनी कंडीशंस यहाँ पर आसानी के साथ लगा सकते हैं। और सबसे आखिर में आप एल्स को लिखेंगे और एल्स लिखने के बाद आपके पास एल्स लिखने के बाद आप आखिरी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती तो लास्ट में हमारे पास जो एल्स वाला ब्लॉक है वो हमारे पास सिंपल एग्जीक्यूट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर। इसका मतलब ये है कि हमने यूज़र से एक नंबर मांगना है, हमारी अपनी मर्ज़ी का नंबर नहीं होगा बल्कि हम यूज़र से एक नंबर को मांगेंगे फ्रॉम द यूज़र एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब यहाँ पर हमारे पास दो से ज़्यादा चॉइसेस हैं, एक पॉजिटिव नंबर के लिए
दूसरा नेगेटिव नंबर के लिए और तीसरा हमारे पास ज़ीरो के लिए। तो जब हमारे पास चॉइस 2 से ज़्यादा हो जाती हैं तो वहाँ पर हम मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब इसके लिए हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम अपने हेडर फाइल्स शामिल करेंगे। इसके लिए #include stdio.h और #include conio.h, ये दो हमारे पास हेडर फाइल्स हमारे काम आएंगी। इसके बाद हम हमेशा मेन फंक्शन लिखते हैं, वॉइड मेन और ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। अब क्योंकि ये जो नंबर है ये हमें मालूम नहीं है, हमने ये यूज़र से ही ये नंबर मांगना है, इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसका नाम हम n डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर इंटीजर बेसिकली डाटा टाइप है और n वेरिएबल का नेम है। इसके बाद टर्मिनेटर लगा लिया जाता है और ये जो हमारे पास लाइन है इसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक उस पर आपके पास डाटा टाइप का होना ज़रूरी होता है और दूसरा हमारे पास वेरिएबल का नेम ज़रूरी होता है। ये जो डाटा टाइप्स हैं ये हमारे पास प्री डिफाइंड होती हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं ये हम रूल्स के हिसाब से हम वेरिएबल का नाम डिफ़ाइन करते हैं। तो उन रूल्स को देख के उसके मुताबिक हमने अपना वेरिएबल का नेम यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसके बाद जो हमारे पास फ़ौरन काम है वो हमने यूज़र से, क्योंकि नंबर मांगना है तो हम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज छोड़ देते हैं, एंटर अ नंबर, ताकि जैसे ही प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो तो स्क्रीन के ऊपर हमारा मैसेज जो है वो फ़ौरन से आ जाए और यूज़र को पता चल जाए कि इस वक्त स्क्रीन जो है वो यूज़र से नंबर मांग रही है। तो इसके लिए हमारे पास scanf का फंक्शन यहाँ पर मौजूद है। scanf का फंक्शन के लिए हम डाटा टाइप, क्योंकि इंटीजर है इसलिए हमने डबल कोटेशन के अंदर जो हमारे पास डाटा टाइप है वो %d लिखी हुई है और कॉमा लगाने के बाद ये हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर है। ये इसको शो कर रहा है कि n की जो भी वैल्यू है उसको किस जगह के ऊपर स्टोर किया गया है, तो ये उस n की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। इसे हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यूज़र अपने कीबोर्ड से जैसे ही कोई भी नंबर लिखने के बाद एंटर प्रेस करेगा वो इस n के अंदर स्टोर हो जाएगा और ये जो n की वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली इस n के अंदर महफूज हो जाएगी। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास वैल्यू कोई भी मौजूद नहीं थी, लेकिन इस scanf के बाद हमारे पास इस वक्त प्रोग्राम में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मौजूद हो सकती है। इसके बाद हम अपनी सबसे पहली कंडीशन चेक करेंगे पॉजिटिव के लिए। तो उसके लिए हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, हम उसमें कंडीशन लगा लेंगे इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर हमारे पास n की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो उस सूरत में हम सिंपल एक printf का मैसेज कर लेंगे नंबर इज़ पॉजिटिव, कि हमारे पास जो नंबर था वो बेसिकली पॉजिटिव था। ये हमारी पहली जो चॉइस थी पॉजिटिव की, हमने इसे एग्जीक्यूट कर लिया। इफ़ के बाद हमने हमारे पास दूसरी चॉइस जो है वो नेगेटिव के लिए है, तो इफ़ के बाद हम एल्स लिखेंगे और एल्स के फ़ौरन बाद से हमने दोबारा से कंडीशन यहाँ पर लिखनी है। तो इफ़ के अंदर हमने जो कंडीशन इस वक्त लिखी हुई है वो हमने लिखी है इफ़ n इज़ लेस दैन 0। अगर हमारी वैल्यू जो है वो n की 0 से लेस हो जाती है तो इस सूरत में हम दोबारा से printf का मैसेज लिखेंगे नंबर इज़ नेगेटिव, कि हमारे पास जो नंबर है वो नेगेटिव है। अगर पहली सूरत में हमारी कंडीशन दुरुस्त नहीं होती तो हमारे पास एल्स इफ़ की कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर ये हमारे पास कंडीशन दुरुस्त हो जाती है। ये स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर इफ़ की कंडीशन अगर वो नंबर 0 से भी बड़ा नहीं है और 0 से छोटा भी नहीं है तो ऐसी सूरत में हमारे पास सिर्फ अब तीसरी जो सिचुएशन है वो 0 की बच जाती है। अब इस 0 को लिखने के लिए हमें एल्स ही लिखना होगा। अब हमें यहाँ पर कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाए बगैर सिंपल एल्स लिख लेंगे। अगर नंबर पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है दैन ऑब्वियस बात है कि वो एल्स के पोर्शन में ही कंट्रोल शिफ्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो आपके पास एल्स होता है ये तमाम मुमकिन सूरत हाल जब आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो तो ऐसी सूरत में एल्स जो है वो आपको यहाँ से एस्केप करने के लिए मौजूद होता है। तो हम जैसे ही यहाँ पर एल्स लिखेंगे, एल्स के अंदर हम अपना मैसेज लिख सकते हैं द नंबर इज़ 0, क्योंकि नंबर पॉजिटिव भी नहीं था और नंबर उस वक्त हमारे पास नेगेटिव भी नहीं था। तो इसका मतलब है हमारे पास जो नंबर है वो इस वक्त बेसिकली 0 है। और इसके बाद हम गेट ch कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास 3 चॉइसेस मौजूद हैं। जब भी आपके पास 2 से ज़्यादा चॉइसेस हों, जितनी भी आपके पास चॉइसेस होंगी उसके लिए आपने फिर इफ़ एल्स इफ़, या इसे हम मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ कहते हैं, आपने हमेशा उसका ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक सैम्पल के तौर पे आउटपुट लिखी गई है
यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है एंटर अ नंबर। अगर यूज़र फॉर एग्जांपल 6 एंटर करता है तो हमारे पास ये पहली ही कंडीशन हमारे पास दुरुस्त हो जाएगी और यहाँ पर नंबर इस पॉजिटिव लिखा आएगा। इसके बाद ना तो आपके पास एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा ना एल्स एग्जीक्यूट होगा, बल्कि कंट्रोल जो है आपके पास इफ़ के एग्जीक्यूट होने के बाद सीधा गेट ch के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो इफ़ के बाद की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो उसका हिस्सा होती हैं। इसी तरह एल्स इफ़ के बाद की जो स्टेटमेंट होती है वो उसका हिस्सा होती हैं और एल्स के बाद की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो इसका हिस्सा होती हैं। तो इफ़ कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में एल्स की जितनी भी हमारे पास कंडीशंस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि प्रोग्राम हमारा यहाँ से गेट ch हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें हमने 3 चॉइसेस की मदद से हमने मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ के प्रोग्राम को देखा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रोग्राम को दोबारा कंपाइलर के ऊपर भी करके उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और उसको लेक्चर को दोबारा से अच्छे तरीके से समझ भी लेंगे। तब तक के लिए आप अपने इस लेक्चर को अपने बुक से भी देख लें, अच्छे तरीके से इसके टॉपिक को देख के इसको अच्छी तरह से याद कर लें, इसका फ्लो चार्ट देख लें, इसकी वर्किंग देखें और इसकी अच्छी सी एक एग्जांपल भी साथ में याद रखें। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस वक्त तक हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम 3 जो है पार्ट्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने इफ़ की बात की थी, लेक्चर के स्टार्ट में भी हमने इसको काफ़ी एक्सप्लेन किया कि हमारे पास इफ़ आपके पास स्ट्रक्चर है, इफ़ के बाद जो हमारे पास उसकी दूसरी टाइप है जिसमें हमारे पास 2 कंडीशंस मौजूद होती हैं, ट्रू और फॉल्स की सूरत में, इफ़ और एल्स की सूरत में। तो इस सूरत में भी हमारे पास कंडीशंस मौजूद हैं। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बात की थी और इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हमने कंपाइलर के ऊपर एग्जीक्यूट करके देखे थे। और आज हमने जब हमारे पास चॉइसेस 2 से ज़्यादा मौजूद हों, यानी बहुत सारी चॉइसेस में किसी एक को सिलेक्ट करना हो, तो ऐसी सूरत में हम इफ़ एल्स इफ़ की कंडीशन को देखते हैं। और उसके आज हमने इफ़ एल्स इफ़ के बारे में भी हमने बात की, इसके हमने आपकी सिंटैक्स की बात की, इसकी हमने फ्लो चार्ट की हमने बात की है। तो ये हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ यहाँ पर हमारे पास इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इसको इन प्रोग्राम्स को जितने हमने पहले भी लिखे हैं आपने और डेव C++ का कंपाइलर इंस्टॉल किया होगा या आप टर्बो C++ का कंपाइलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप उन कंपाइलर्स को इंस्टॉल करके अपने प्रोग्राम्स को उनके ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इसके अलावा बुक में हमारे पास जितने भी मज़ीद फर्दर प्रोग्राम्स मौजूद हैं, हमारी कोशिश तो ये है कि हम अपने इन ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं हम उनको डेव C++ के कंपाइलर से एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लें और बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप भी उनको अपनी बुक से देखें और उनकी अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सके। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप अपने इस लेक्चर को अपने बुक से भी अच्छे तरीके से पढ़ें और इसको अच्छे तरीके से याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।